करते हैं कि वो बात करें। तो सबसे पहले मिस ज़रीना, आप अगर काइंडली 5-7 मिनट में अपनी राय दे दें, उसके बाद हम चलते हैं बाकी पैनल मेंबर्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। सर आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आवाज़ आ रही है। बाकियों के माइक असल में म्यूट हैं, क्योंकि अगर माइक ऑन होंगे तो वो फिर डिस्ट्रैक्शन बहुत होगी, लिहाजा माइक्स ऑफ रखे हुए, आपका माइक ऑन है, आप बोलें। ओके सर। मैं एडवोकेट हूँ, मतलब पिंडी में प्रैक्टिस कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक साल इंटर्नशिप की है। उसके अलावा कॉर्पोरेट साइड पे भी काम किया है काफ़ी, और उसके अलावा भी आजकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। तो जहाँ तक इश्यूज़, लीगल इश्यूज़ की बात है, तो मैं आज किताबी बातें नहीं करूँगी, सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस बेस्ड पे जो चंद बातें हैं वो आप लोगों को बताऊँगी। इसमें ये कि सबसे ज़्यादा इशू ये कि केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग रहते हैं कोर्ट्स में। तो इसमें बेशक वकील की गलती होगी, लेकिन इसमें मैं कहती हूँ 50% 50 to 80% ज़्यादातर जो गलतियाँ हैं वो पार्टीज़ की अपनी हैं। केसेस बिल्कुल लेंथी चले जाना, ये सिर्फ हम ये ब्लेम नहीं कर सकते कि या कोर्ट की है, जज की गलती है या लॉयर की है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपने एक्सपीरियंस बेस पे बात कर रही हूँ। जब आप किसी एक बंदे को फ़ी पे कर देते हो, देन उसके बाद आप स्टार्टिंग में कुछ अरसा अपना कंट्रोल रखते हो कि आप जा रहे हो, उसके बाद आप उसको गिव अप कर देते हो, छोड़ देते हो जाना। तो जब आपका काम है किसी चीज़ में, तो आप ही उसको बिल्कुल लाइट ले रहे हो, तो किसी भी थर्ड पार्टी जो आपसे पेमेंट ले चुकी है उसको परवाह नहीं होगी। तो अगर खुदा न खास्ता किसी का अगर केस कोई पेंडिंग है तो पार्टी मस्ट ली जाए। अगर आप खुद ही अंदाज़ा कर लेंगे कि अगर पार्टी खुद जाती है तो वो केस कितने डेज़ में ख़त्म हो जाती है, और अगर पार्टी खुद ना जाए तो वो केस कितना लेंथी जाता है। क्योंकि कोर्ट्स बिना सुने, किसी भी पार्टी को बिना सुने कोई भी डिसीजन या कोई भी ऑर्डर नहीं देती कोर्ट। हालांकि सीपीसी में कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई हैं जिसमें है कि सबसे ज़्यादा जो लेंथी जो केसेस जाते हैं वो आपको पता है सिविल केसेस हैं। प्रॉपर्टी की केसेस सबसे ज़्यादा लेंथी जाने वाले, कहते हैं कि नस्लें तक केसेस भुगतती हैं। तो इसमें भी हमारी सीपीसी में अमेंडमेंट्स आई है कि अब 6 मंथ से ज़्यादा किसी भी कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, या जज अपनी तरफ से कोई डेट दे दे तो किसी के पास ये पावर नहीं है कि वो डेट्स दें। सिर्फ उस सिचुएशन में जजेस डेट दे सकते कि उसमें कोई, आप अगर मुद्दई हैं तो अगर आप कोर्ट में नहीं आए, या आप डिफेंडेंट है, मुद्दा अलैहा है, आप कोर्ट में अपीयर नहीं हुए, तो उस दिन ना जज मजबूर है केस को एडजर्न करने में। वो तो बिना सुने आप मतलब कोई केस का डिसीजन नहीं कर सकती। और हमारे यहाँ पे आजकल अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हायर फॉरम तक चंद ही केसेस अपील के थ्रू जा रहे होते हैं, ज़्यादातर जो केसेस हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही हैं। वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस अगर हम देखें सिविल, क्रिमिनल या फैमिली मैटर्स में देखें, तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो केसेस है वो फैमिली मैटर्स हैं। जो खुला, गार्डियनशिप, इनके मैटर्स सबसे ज़्यादा हैं। और ये फैमिली केसेस ज़्यादातर हायर फॉरम पे नहीं जाते, ये नीचे ही रिजॉल्व होके ख़त्म हो जाती है। और नंबर ऑफ़ केसेस हमारे मुल्क में ज़्यादा होने की वजह एक ये भी है कि अब यहाँ पे मेरे ख्याल से 20% केसेस तो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी अगले को हैरेस करने के लिए करती है। क्योंकि हमारे अदालती निज़ाम से तो आप सब जानते होंगे कि सब डरते हैं। तो सिर्फ डराने के लिए कि मेरे अपने पास भी अपनी मतलब मैं पर्सनल बात कर रही हूँ कि मेरे अपने पास कितने केसेस है जिसमें पार्टी आती है, वो कहती है कि सिर्फ मैंने अगले बंदे को डराना है। मतलब उनका मकसद ये नहीं है कि या तो वो किसी अच्छे उस पे हो, या उनका कोई क्लेम हो, नथिंग, कुछ भी नहीं। जस्ट टू हैरेस द अदर पार्टी, मतलब उसको हैरेस करना है, उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाने हैं, सिर्फ ये मकसद होता है। तो उस तरह के केसेस तो अगर मेरे ख्याल से अगर सर ने जिस तरह नंबर ऑफ़ केसेस बताए कि इतने सारे पेंडिंग हैं, तो उसमें 20% अगर आप केसेस देख लें तो सिर्फ हैरेस करने का अगर की जाए तो उसमें बहुत सारे केसेस और भी कम हो जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे सीएसएस के या किसी भी एग्ज़ाम्स के हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए है कि अगर आपने लॉ के सब्जेक्ट्स अगर रखने हैं आपने, तो मैं कहती हूँ ये सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है। ये मैथ्स की तरह है। अगर आपको लॉ पता है
तो आपके मार्क्स फिक्स्ड है। अगर आपको लॉ नहीं पता तो मार्क्स आपके मतलब एक तरह से जनरल सब्जेक्ट्स में आपका ये होता है कि आप सेलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते, आपने वास्टली करना है, हर तरह से मटेरियल उठाना है, हर तरफ से पढ़ना है, न्यूज़पेपर से हर जगह से पढ़ना है। लेकिन अगर आप लॉ के सब्जेक्ट्स रखते हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए या CSS के लिए या GB कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, अगर आप लॉ के सब्जेक्ट्स रखते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा आपका है, क्योंकि इसमें है कि आप 3 से 4 किताबें होंगी, जैसे क्रिमिनोलॉजी है, मुस्लिम लॉ है। अगर आप ये सब्जेक्ट्स रखते हो तो ये मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप 3 से 4 किताबें पढ़ लो। और लॉजिक है थोड़ा सा, मतलब इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी आपको स्टार्टिंग में टफ लगेगी, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप एक से दो दफ़ा अगर आप बुक को पढ़ लेते हो तो उसके बाद उसकी लैंग्वेज आपको बिल्कुल आप फेमिलियर हो जाओगे उसकी लैंग्वेज से। सिर्फ लैंग्वेज में थोड़ा सा इशू होगा, बाकी मैं कहती हूँ कि अगर लॉ के सब्जेक्ट हैं तो वेल एंड गुड है। और बेसिक लॉ तो मुझे जितना लगता है कि ये कंपल्सरी सब्जेक्ट होनी चाहिए इंटर लेवल पे या मैट्रिक लेवल पे। हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर लोगों को अपने राइट से नहीं पता और उनकी अपनी ड्यूटीज़ नहीं पता, जिसकी वजह से वो आगे जाकर बहुत सारे नुकसान भुगत रहे होते हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप अपने घर में भी या किसी तरह भी कोई बड़ा डिसीजन लेने पे आते हो, या तो आप कोई लैंड सेल कर रहे हो या आप निकाह करवा रहे हो, मतलब छोटे मोटे एग्जांपल्स, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ कि सबसे ज़्यादा फैमिली केसेस हैं। तो आप या किसी का निकाह पढ़वा रहे हो या आप ज़मीन बेच रहे हो या कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो अपने घर का, तो एक लॉयर से मशवरा ज़रूर कर लें, क्योंकि जब हमने मतलब फ़ैसला ले रहे हो तो हम कर देते हैं, उस टाइम कर देते हैं, लेकिन अगर आप लॉयर से मशवरा करोगे तो उसकी कुछ हज़ारों में फ़ीस होगी, मतलब 5000 मशवरे की फ़ीस है। लेकिन अगर आप खुदा न खास्ता बाद में अगर कोई इशू आता है या आपकी निकाह में कोई इशू है या आप ज़मीन जो फ़रोख्त कर रहे हो उसमें कोई इशू है, इशू आने के बाद जब आप केस फाइल करोगे तो जैसा सर ने कहा कि हज़ारों में तो होगी लेकिन लाखों में भी हो सकती है, क्योंकि जितने सीनियर होंगे उतनी उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि आप कोई भी बड़ा मशवरा लो, लेने से पहले किसी वकील से मशवरा कर लें, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, तो कोई भी फैसला लेने से पहले। बहुत शुक्रिया आपका। फिर हम टुवर्ड्स द एंड जब क्वेश्चन आंसर सेशन हो, अगर आप अवेलेबल हुई तो फिर हम आपसे उस वक्त आपसे पूछेंगे। अभी मैं जावेद अहमद सितारी साहब हैं, चाहिए किसी को भी अगर लॉ के हवाले से, किसी ने अगर लॉ के सब्जेक्ट्स अगर सेलेक्ट किए भी हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो नोट्स चाहिए हो या आपको समझना हो तो बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब हम जो हमारे साथ जो सेकंड पैनल मेंबर हैं वो उनके बारे में मैं जितना भी बोलूं थोड़ा ही होगा। कि मिसाल इसकी मैं इस तरह से देता हूं कि अगर आप फैसल मस्जिद का जो या किसी भी घर का नक्शा अगर कोई बनाएगा तो वो शायद 25 लाख रुपए ले ले 2 घंटे के, लेकिन मजदूर शायद वो 6 महीने काम करते रहेंगे सुबह से शाम, और शायद वो 50,000 भी ना कमा सके। तो वो कोई उसकी नॉलेज होती है उस आर्किटेक्ट की कि वो 2 घंटे के इतने पैसे ले लेता है। तो ये नॉलेज एक एक्सपीरियंस से आती है। तो जावेद अहमद सितारी साहब, जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट बार के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। कल भी इनकी जियो पे मैं देख रहा था, मैं वैसे ही चैनल ब्राउज कर रहा था तो मैंने इनको देखा कि वो जस्टिस कमीशन का कोई फंक्शन हो रहा था, उसमें आए हुए। मैं इनके पास जब भी इनसे मिलता हूँ ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और इनका टाइम बड़ा कीमती है। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि जावेद सितारी साहब ने टाइम दिया। तो अब इनका मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, तो ये अपने एक्सपीरियंस से इनके बारे में, जैसे एडवोकेट जरीना ने कुछ बातें बताई वो उनका एक्सपीरियंस है, और जावेद साहब का जैसे मैंने जिक्र किया कि इनकी पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने ट्रैवल किया हुआ है। अभी कोविड की वजह से ये थोड़ा सा पाकिस्तान है, नहीं तो कभी किस मुल्क में होते हैं कभी किस मुल्क में होते हैं। बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस, इतने बड़े बड़े केसेस जिनको कोई वकील लेने से भी डरते हैं, उनको जावेद साहब ने न सिर्फ हैंडल किया बल्कि जीते हुए भी हैं केसेस। तो अब इनके एक्सपीरियंस से कुछ मुस्तफीद होने की कोशिश करते हैं। जावेद साहब, ओवर टू यू। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। अपना माइक ऑन कर लें। आ रही है? जी जी, अभी आई है, पहले नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा, मैं ठीक नजर आ रहा हूँ? जी जी बिल्कुल सही, आवाज भी क्लियर है। अच्छा, देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
मेरा नाम जावेद अहमद छतारी है, वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट का। ऑन और अबाउट मेरी 29.5 साल की प्रैक्टिस है एज ए वकील, और सुप्रीम कोर्ट का तकरीबन 11-12 साल से सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ। थ्रू आउट मेरी प्रैक्टिस क्रिमिनल साइड पर, कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पर है, और इसी में मैंने काम किया है, और इसी पर मेरे केसेस, रिपोर्टेड केसेस हैं, और इसे पूरी दुनिया में इसी हवाले से पहचाना जाता हूँ। क्रिमिनल केसेस के हवाले से अगर आप कहते हैं तो मैं अपनी बात शेयर करूं कि क्रिमिनल केसेस इस तरह के होते हैं कि एक पार्टी केस को डिले करना चाहती है और एक पार्टी केस को तेजी से चलाना चाहती है। जो तेजी से चलाना चाहती है हम उसको कंप्लेनेंट कहते हैं, और जो डिले करना चाहती है वो उसको हम एक्यूज पार्टी कह लेते हैं। क्यों? इसलिए कि एक्यूज पार्टी हमेशा से ये चाहती है कि उसका केस डिले हो, और उस डिले होने से जो शहादतें हैं उनकी मेमोरीज थोड़ी सी कमजोर पड़ जाए और आके उनकी दिलचस्पी कम हो जाए, और दीगर चीजें। डिले ऑफ द केसेस की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कोई एक आदमी एक्यूज नहीं है, कोई भी शख्स उसका उस डिले का जिम्मेदार हो सकता है। जब हम वकालत में आए थे तो हमसे, मैं थोड़ी सी बात जरा थोड़ा सा जो हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं उनकी मोटिवेशन के लिए कर लूं कि जब हम वकील बनने आते हैं तो, या मुकदमा करने जाते हैं, जब मुकदमा करने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मियाँ, अगर आपके पास लोहे के पाँव, सोने के हाथ और उम्र खिजर आप पे है आपके पास, तो आप जाकर मुकदमा करें, अदरवाइज आप सब्र कर लें या बिरादरी की सतह पर या इलाके की सतह पर उसका कोई फैसला ले लें। मुकदमा करने की जरूरत क्यों पेश आती है, और मुकदमा क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, ये एक अलग बहस है। लेकिन वकील बनना हम क्यों चाहते हैं, और वकील क्यों बनना चाहिए और क्यों नहीं बनना चाहिए, इसकी भी एक अलग बहस है। क्योंकि मेरे सामने गालिबन लॉ के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और शायद मैं उनसे मुखातिब हूँ। अब जब वकील बनने आदमी आता है तो उसके जावेद लिए, भाई, सॉरी, एक मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। वो ये सिर्फ लॉ के स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये पब्लिक पॉलिसी के स्टूडेंट्स हैं, तो इनको ये सारी चीजें नई होंगी। तो आप जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ये कुछ अच्छा इसमें ठीक पब्लिक है, पॉलिसी के स्टूडेंट्स हैं, और इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हैं, तो हर 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 रंग और नस्ल का यहाँ पे स्टूडेंट मौजूद। मैं इसीलिए कह रहा था थोड़ा सा मुनीर भाई, मुझे ना जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे टॉपिक पे कन्फाइंड रखने के लिए बताते रहिएगा, ठीक? नहीं नहीं, आपका एक्सपीरियंस से हम बहुत सीख रहे हैं, मैं भी नोट्स बना रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी, प्लीज। तो जब आदमी मुकदमा करने जाता है तो 3 बातें होती हैं कि लोहे के पाँव, सोने के हाथ और बेखिजर। चलते चलते, भागते भागते पाँव न थके, पैसे खर्च करते करते हाथ न थके, और रोजाना पेशियां भुगतते भुगतते उम्र खत्म ना हो, तब कहीं जाके आप मुकदमा करते हैं, यहाँ पाकिस्तान के अंदर या साउथ एशिया जो हमारा इलाका है उसके अंदर। दूसरी बात ये होती है वकीलों के हिसाब से कि वकील, ये तो एक लिटिगेंट के लिए खूबियां होनी चाहिए, तो वकील में क्या खूबी होनी चाहिए कि वो एक अच्छा वकील बन सके और अच्छी तरह मुकदमे को चला सके। कहते हैं कि बच्चे की टांगों में बहुत ताकत होती है, सारा दिन भागता है, सारा दिन दौड़ता है, उसकी टांगें थकती नहीं है। जवान के सीने में बहुत ताकत होती है, सारा दिन मेहनत करता है और उसका सांस नहीं फूलता। और बूढ़े की जबान में बहुत ताकत होती है, वो 24 घंटे बोलता है एक बुजुर्ग आदमी, और उसकी जबान नहीं थकती। तो वकील बनने के लिए पहली तो 3 खूबियां आपके अंदर मौजूद होना चाहिए कि आपके अंदर बच्चे की तरह टांगों में ताकत हो, जवान की तरह सीना हो, और बूढ़े की तरह आपके मुंह में जबान हो, तो आप वकील बनने का सोचें। दूसरी बात, जब ये आप कर लेते हैं तो फिर आप के अंदर 3 बातें और होनी चाहिए कि वकील गरीब नहीं होता, वकील वकील गूंगा नहीं होता, वकील बेवकूफ नहीं होता, और वकील गरीब नहीं होता। अगर ये तीनों चीजें आपके अंदर हैं तो फिर आप जाके इंस्टीट्यूशन में दाखिला लें और वकालत करने लगे। क्योंकि वकालत एक ऐसा अमल है
जो लोगों की मदद के लिए, लोगों के हुकूक के लिए जद्दोजहद करता है और कोशिश करता है, और वो शख्स जिसकी खुद टांगों में ताकत ना हो, वो किसी को कंधे पे नहीं बिठा सकता, खुद पेट में रोटी ना हो तो वो किसी को की मदद नहीं कर सकता, इसलिए कि भूखे का एक ही मजहब होता है, वो सिर्फ और सिर्फ रोटी। और कहते हैं कि भूखे का हर रास्ता तंदूर से होके जाता है, और भूखे को हर गोल चीज रोटी नजर आती है। तो कम से कम वकील के अंदर अगर ये ना हो तो फिर वकील किसी की मदद करने निकलता है। और वकील को जब ये पता चल जाए, मालूम हो जाए कि ये शख्स विक्टिम है, इसका केस अच्छा है और गुड केस है, तो उसके लिए वकील को जरूर और ये मेरी फीस नहीं दे सकता, तो वकील को इन सब चीजों को बालाए ताक रखते हुए उसकी मदद करनी चाहिए और उसका केस प्रोसीड करना चाहिए। अगर हम नहीं करते तो फिर हम वकील को एज अ पेशा, वकालत को एज अ पेशा अपना रहे हैं, वकालत को एज अ इबादत या एज अ फर्ज या एज अ वो मददगार नहीं कह रहे हैं इसके अंदर, और नहीं अपना रहे, तो वकालत की महराज को नहीं पहुंच सकता आदमी। दूसरी बात यह है कि जब हम निकलते हैं काम करने के लिए, तो हमारे पास हमें ये होना चाहिए कि वकालत में और मुकदमेबाजी में कमिटमेंट होती है, और अगर कमिटमेंट नहीं है और तो आप कभी भी किसी की मदद नहीं कर सकते, चाहे वकालत में हो, चाहे एक तो इखलाक की मदद हो। इस मदद के इसके बगैर आप किसी की मदद नहीं कर सकते, और लिहाजा आपको कमिटमेंट के साथ होना चाहिए। मैं मुनीर भाई, शायद आपको पता हो वो अस्मा नाव वाला केस मेरा, मैं आप कहें तो मैं उनसे शेयर कर लूं। जी जी बिल्कुल करें। और जाहिद भाई एक चीज़ और भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वो अदालती निज़ाम में क्या आपको मसाइल लगते हैं उनके बारे में भी अगर आप थोड़ी सी अपनी एक्सपीरियंस की वजह से बता सकें। हाँ, मैं जरा कमिटमेंट से मुतालिक बात करके आगे बढ़ जाता हूँ। जी जी। तो कमिटमेंट, वकालत की कमिटमेंट क्या होती है और लिटिगेंट की कमिटमेंट क्या होती है। 30 दिसंबर 1998 को एक मेरे पास केस आया जिसमें लड़की पर इल्जाम था इसने अपने आशना के साथ मिलकर माँ, बाप और भाई का कत्ल करा दिया घर में बुला के। उसमें मैंने पहली मरतबा वकालतनामा लगाया, और मैं नया वकील था, ज्यादा पुराना नहीं था, क्योंकि 93 में मैंने वकालत स्टार्ट की और 98 का वाकया है। तो मैंने उसमें वकालत लगाया और कहा, लड़की को कहा कि मैं तुम्हारा मुकदमा बगैर किसी फीस के लड़ूंगा, क्योंकि तुम विक्टिम हो, तुम्हारे घर वालों का कत्ल हो गया है और तुम इसकी स्टार विटनेस हो। वो मुकदमा चला, मुख्तलिफ तौर अदवार से होता हुआ, कहीं से हम हारे, कहीं से हम जीते। अलगर्ज ये है कि वो मुकदमा 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से मैंने बरी करा लिया और बरी हो गया। तो मेरे पास वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी, ऑस्ट्रेलियन टीवी था, एक फ्रेंच टीवी था फ्रांस का। उन्होंने आके चारों ने मुझसे एक सवाल मुश्तरका किया, मुश्तरका मतलब अलग अलग नशिस्तों में उन्होंने मुझसे बात रिकॉर्डिंग की, लेकिन एक सवाल बड़ा मुश्तरक था, वो ये था कि क्या 20 साल के अंदर आपने एक मुफ्त का केस पकड़ा, फ्री का केस पकड़ा, और 20 साल तक आप उसको लड़ते रहे, हारते रहे, जीतते रहे, अपीलों में जाते रहे, हमें ये बात बता दें कि आप क्यों नहीं उगताए उस केस से, और इस बात के अलावा ये भी बता दें कि आपने किस तरह क्लाइंट को हैंडल किया कि क्लाइंट भी आपके साथ 20 साल तक इंटैक्ट रहा और आखिर तक आप वकील रहे। और इसी को इस कमिटमेंट का जवाब मांगते थे मुझसे। तो मैंने हमेशा से ये कहा कि इफ देयर इज विल देयर इज वे। आप अगर काम करते हैं किसी के लिए और यकसुई के साथ काम करते हैं, डिवोशन के साथ काम करते हैं, तो आप किसी की भी मदद कर सकते हैं। अब मदद की बात ये होती है, जब वकील मदद करने के लिए निकलता है तो वकील मदद खाली अपने हाथों पे नहीं कर सकता। वकील के सामने एक जज होता है, एक प्रोसिक्यूटर होता है, या अदर साइड का काउंसल होता है, कोर्ट का स्टाफ होता है, उसके बाद विटनेसेस होती हैं, उसके बाद केस प्रॉपर्टीज होती है, उसके बाद थाना होता है, पुलिस होता है, आईओ होता है। ये जब सारी चीजें जमा हो जाती हैं तब कहीं जाके दिन केस चलता है। अब इन सब सारी चीजों को जमा करने की मुख्तार, कुल्ली मुख्तार जो है वो अदालत है। अदालत में जो जजेस हमारे यहाँ अपॉइंट होते हैं, उन जजेस के लिए हम समझते हैं कि उनको एक वेल एक्सपीरियंस वकील होना चाहिए, तो वो जज अपॉइंट। लेकिन हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम के अंदर एक वकील जो नया नया लॉ करके आता है, पेपर एज अपना गुजार के आता है, लाइसेंस मिल जाता है, वो एक जाके जुडिशरी के इम्तिहान में बैठता है, पास करता है, तो उसको लोग जज बना देते हैं। वो तो ना वकील बना ही नहीं है तो जज कैसे बनेगा। जब एक आदमी वकील नहीं बनता तो जज नहीं बन सकता। एक आदमी
क्लर्क नहीं बना तो असिस्टेंट कैसे बनेगा, जो असिस्टेंट नहीं बना वो अफसर कैसे बनेगा, उसको तो तजर्बा ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह कह लें कि जो आदमी पहले काउंसलर बनता है और जाके प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो तर्ज हुकूमत को जानता है। इसी तरह कोई शख्स एएसआई भर्ती होता है और वो जाके आईजी बन जाता है या डीआईजी बन जाता है, एसपी बन जाता है, उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। एक अफसर आता है, पीएसपी अफसर आता है, जिसको एएसपी कहते हैं, उसको हम डीएसपी लगा देते हैं, उसके एक्सपीरियंस अलग होता है। तो इस जुडिशियल सिस्टम के अंदर अगर हम रहते हैं, बात करते हैं, तो जुडिशरी के अंदर पूरी की पूरी अदालत दो आदमियों के कंधे पे खड़ी होती है। एक जज साहब के, जिनको हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी कहते हैं, एक डिफेंस काउंसिल, एक प्रोसिक्यूटर या प्लेंटिफ का वकील या डिफेंडेंट का वकील। जब ये दोनों काम करते हैं, काम आगे चलता है, तो पूरी प्रोसीडिंग के अंदर जज साहब के ऊपर जो होता है वो सब चीजें उनकी इख्तियार होने के बावजूद वो बियॉन्ड द कंट्रोल होती हैं। क्योंकि किसी वकील साहब की तरफ से एडजॉर्नमेंट आ जाए, एक वकील की तरफ से, दूसरे वकील की तरफ से कोई गवाह पेश ना हो, उसकी तरफ से केस प्रॉपर्टी पेश ना हो, कोई शहादत का कागज पेश ना हो, तो वो केस चलता नहीं है। इन चीजों को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि किस तरह जल्द और फौरी इंसाफ हमें मिल जाए। ये एक, इस पर हमारे जो पुराने इससे पहले जस्टिस थे जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने बहुत काम किया और मॉडल कोर्ट्स बनाई, सिविल मॉडल कोर्ट्स भी बनाई है और क्रिमिनल मॉडल कोर्ट्स भी बनाई। लेकिन उसके भी भरपूर नताइज हमारे नहीं निकल सके, क्योंकि जब मॉडल कोर्ट्स बनाई उन्होंने 15 दिन के अंदर फैसले तो कर दिए, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर इतने केसेस उन कोर्टों को रेफर कर दिए गए कि वो अब मॉडल कोर्ट शेड्यूल नहीं बना पाती। आज ही की बात है, जब मैंने एक मर्डर केस में कहा कि आपकी मॉडल कोर्ट है और इसका शेड्यूल बना लें, तो कहने लगे मेरे पास 120 से ज्यादा केसेस है, मैं शेड्यूल नहीं बना सकता। अगर आपको शेड्यूल बनवाना है तो चीफ जस्टिस साहब से या डीजे साहब से रब्ता करें और शेड्यूल बनवा लें। तो हमारे यही होता है सिलसिला कि सिस्टम के अंदर सिस्टम खराब है। हम हाई कोर्ट के अंदर देखते हैं तो एक जज के पास 2 स्टेनो है, क्वालिफाइड स्टेनो है, जो 1.5 से 3 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। लेकिन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या सिविल जज जो इस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है, ना उसके पास सेक्रेटरी ट्रेनिंग वाला स्टाफ है, ना उसके पास पेशकार अच्छा है, ना उसके पास स्टेनो अच्छा है, ना उसके पास कंप्यूटर अच्छा है, ना उसके पास कोर्ट अच्छी है। जबकि देखा जाए उसको तो वो सबसे ज्यादा काम करता है। पूरे हाई कोर्ट का डिस्पोजल 1 महीने का देख लें और जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, सिविल जज का डिस्पोजल देख लें, तो वो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट का डिस्पोजल ज्यादा होता है, ना कि 36 हाई कोर्ट के जजों का डिस्पोजल के मुकाबले में। इस सिस्टम को हम जब सही करने की बातें करते हैं और जाके आगे लेकर जाते हैं, तो ये अभी हमारे कंट्रोल है। इसलिए कि जब हम सिस्टम को सही करते हैं और आगे जाते हैं तो इंसाफ की फराहमी आसान हो जाती है। और हमारे यहाँ कुछ मुक्तदिर कुव्वतें और कुछ ऐसे लोग जो ताकतवर लोग हैं, वो इंसाफ को, फौरी इंसाफ के कायल नहीं है। क्योंकि जिस तरह अभी मैडम ने बताया था इससे पहले कि कुछ लोग शौकीन लिटिगेंट भी होते हैं कि हमने सिर्फ पार्टी को सीढ़ियां चढ़वानी है। उस सीढ़ी चढ़वाने वाले मफरूजे से जब हम नहीं निकलेंगे बाहर, हम फॉल्स लिटिगेशन से और फॉल्स इम्प्लीकेशन से नहीं निकलेंगे, तो तब तक हम इंसाफ की फराहमी तक के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसमें मैं अपने जो एक्सपीरियंस अपना कोई भी शेयर कर लूं, मुझे हर केस के अंदर अलग अलग मतलब मुशाहिदा है, अलग अलग तजर्बा है। मुनीर भाई कोई आप स्पेशली मुझसे सवाल कर लें तो मैं उससे मुतालिक एक जवाब दे दूं। जी, मैं आपसे एक पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि आपके तजर्बे में सबसे ज़्यादा केसेस कौन से होते हैं? क्या फैमिली के केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, कमर्शियल फ्रॉड्स होते हैं? प्रैक्टिस क्या है पाकिस्तान में ज़्यादा केसेस, और के क्यों हवाले आपके से ख्याल से होते हैं? और पूरे पाकिस्तान के हवाले से बात करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने हमेशा और हर साल हर मुद्दत में देखा है, सबसे ज्यादा केस होते हैं पॉलिटिकल राइवलरी के, और उसके अंदर 90 to 95% फॉल्स इम्प्लीकेशन होती है। उसके बाद दूसरे केस पुलिस के बनाए हुए होते हैं, जो रिकवरी के केसेस होते हैं, वो भी 90 to 95% फॉल्स केसेस होते हैं। अब आजकल जब से हुकूक निस्वां का बिल आया है 2007 का, उसके बाद से, और जिस तरह डोमेस्टिक हैरासमेंट की का जो कानून आया है, हमारे यहाँ फैमिली के केसेस, खुला के केसेसों की इतनी भरपूर भरमार हो गई है कि बस अब लगता है कि कल आने वाले कल में
हमारी सोसाइटी बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी और जो हमारा खानदानी सिस्टम है ये तबाह और बर्बाद हो जाएगा। जब एक औरत खुला की दरख्वास्त लगाती है तो जजेस बजाय इसके कि उसको प्री ट्रायल के ऊपर काउंसलिंग करें बोथ दी पार्टीज की, वो कहते हैं जी मुझे इख्तियार है, मैं जो है इसका खुला ग्रांट करता हूँ। और नतीजतन क्या होता है, हमारा फैमिली सिस्टम बर्बाद हो जाता है। सिविल केसेस के अंदर आ जाएं तो कराची के हवाले से, बड़े शहरों के हवाले से बात करें तो जायदादों पे कब्जे, कानून किराएदारी की वायलेशन के, किराएदार आके बैठ गया, उसने किराया नहीं दे रहा, और उसके बाद जो है जब हम उसके मुकदमेबाजी में जाते हैं तो 8, 10, 20, 12 साल लग जाते हैं किराएदार से मकान खाली कराने तक के लिए। और होता है इसमें जुल्म क्या होता है कि जो किराएदार किराया नहीं दे रहा, उस किराए की वसूली का अख्तियार रेंट कंट्रोलर को नहीं है। उसके लिए अलग आपको एक सिविल सूट फाइल करना पड़ता है, जिसके लिए फिर उम्र खिजर चाहिए आपको और फिर खर्चा चाहिए। वकील की फीस जिस तरह आपने अभी बताया था कि 30,000 या 20,000 लगाते हैं हम, तो 41 अरब रुपए बनता है और तकरीबन कोई अच्छी रकम बनती है। ये तो एक पीनट है मुनीर साहब। आपने उसमें उसका खर्चा नहीं लगाया कि जो पेशकार रिश्वत लेता है, जो पट्टे वाला रिश्वत लेता है, जो बैलिफ रिश्वत लेता है, वो वकील की फीस से कहीं ज्यादा होता है। हम उस सिस्टम को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, हम उस बात को नहीं कर पा रहे हैं। मैं इंडिया गया था 2012 में, तो वहां पर ई कोर्ट्स बनी थी, और जब ई कोर्ट्स के अंदर उन्होंने सिविल केस दाखिल करते थे तो उसमें अदर साइड का डिफेंडेंट का मोबाइल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसके उसका व्हाट्सएप, उस वक्त तो खैर व्हाट्सएप नहीं था, वो दिया जाता था। उसके ऊपर उसको सर्विस कर रहे थे वो, उसी में प्लेन भेज दी, उसी में सारी चीजें कर दी। उस ई कोड को वो पेपरलेस कोड भी कहते थे। इस तरह की बातें थी। आप हम बाहर चले जाए, अमेरिका में चले जाए, यूरोप में चले जाए, दीगर जगह चले जाए, तो वहां पर जो नोटिस का इंतजाम है, नोटिस का जो प्रोसेस का जो सिस्टम है, वो सब वाया मीडिया है। और जब एक हम किसी को व्हाट्सएप करते हैं, ईमेल देते हैं, कर भेज देते हैं, चीन हो जाती है, तो सर्विस, कंफर्म सर्विस को हम सर्विस होना समझ लें कि नोटिस हैज बीन सर्व टू द पर्सन अदर साइड। अगर वो नहीं आता तो उसको उसके खिलाफ फैसला जाता है। हमारे यहाँ आज तक नोटिस का वही इंतजाम है, वही बैलिफ लेके जाएगा, वही हमारा जो डिफेंड बेचारा प्लेंटिव है वो उस बैलिफ को अपनी एसी गाड़ी में लेकर जाएगा, वहां ले जाके उसको दिखाएगा ये घर है, ये है, फिर वो वहां पेस्टिंग करेगा, फिर घर के अंदर से कहते हैं यहाँ तो रहते नहीं है, दीगर चीजें। इन सब चीजों को जब हम निकालेंगे नहीं तो तब तक हम अपने फौरी इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, अगर हम आज आप मार्केटिंग देखें तो मार्केटिंग के अंदर से जो मिडिल मैन का नफा था वो नीचे से बीच में से निकलता जा रहा है ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर। इसी तरह हमारी कोर्स को भी ऑनलाइन होना चाहिए। जैसे आसिफ सईद खोसा साहब ने जो है इस पे सुप्रीम कोर्ट की हद तक कैंप जो है वाया मीडिया जो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है, और वो प्रोसीडिंग चल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में बैठ के जजेस कराची में भी केस सुन रहे हैं, एक ही वक्त में कोयटा में भी सुन रहे हैं, लाहौर में भी, और दीगर जगह भी सुन रहे हैं, पेशावर में भी सुन रहे हैं। तो इस सिस्टम को हम जब देख के जाते हैं, इन केसेस की तादाद को देखने जाते हैं, तो केसेस की तादाद का जिम्मेदार लिटिगेंट नहीं है, केसेस की तादाद का जिम्मेदार वकील नहीं है, वो जुडिशियल सिस्टम है जिसको हम अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ जब यूरोप में जाए तो सिवाय चालान की टिकटिंग के अलावा मुझे केस नजर नहीं आते वहां पर, ना सिविल नजर आते, ना क्रिमिनल नजर आते। क्रिमिनल्स को उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का हाथों साथ बहुत अच्छी तरह गिरफ्त कर लिया है। लेकिन हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल राइवलरी है, हमारे यहाँ जो एक दूसरे से दुश्मनी है, वडेरागिरी है, चौधरी सिस्टम है कि इसके ऊपर झूठा मुकदमा करके बंद कर दो, फिर जेल एक खुद एक रियासत है, उसके अंदर हम देखते हैं मामला। तो हमें सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा, इस सिस्टम को ऑनलाइन लेके आना पड़ेगा, और जितने भी लोग हैं उनकी सर्विस, नोटिस, दीगर चीजें वो उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, और कोर्टों को भी ऑनलाइन करना पड़ेगा। जी मुनीर भाई, कोई बात है आगे? नहीं, आई थिंक ये बहुत ही ज़बरदस्त आपने ये सारा वो बता दिया। बस एक फाइनल जो चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत सारे ममालिक का वो विज़िट किया हुआ है, और कुछ तो आपने बता भी दिया कि वो ई कोर्ट्स में आए हैं। लेकिन अगर आप ये समझें कि पाकिस्तान के लिए कोई मॉडल
अगर हो तो ये मॉडल कोर्ट्स वाला वो ये ठीक था निज़ाम, यानी इसमें स्पीडी ट्रायल में गलतियां ज़्यादा नहीं हो जाती होंगी, या ये ठीक है? आपका क्या राय है, क्योंकि हम तो बाहर से देख रहे हैं, आपने तो बाकायदा केसेस चलाए हैं मॉडल कोर्ट्स में। आज देखिए, मॉडल कोर्ट्स का जो निज़ाम है वो वकील के पास, जैसे मैं ट्रायल का वकील हूँ, तो मैं तो मॉडल कोर्ट से बहुत खुश हूँ। लेकिन अगर मॉडल कोर्ट्स के अंदर जो बातें होती है, एक आदमी है वो वकील नहीं कर पाता तो उसको पॉपर एडवोकेट दे देते हैं। लेकिन जो पॉपर एडवोकेट उसको दे रहे हैं तो वो तो जज साहब के 4 गांव के आदमी हैं, उनको वो पॉपर एडवोकेट बना रहे हैं जिनको काम ही नहीं आता। पॉपर एडवोकेट जो मॉडल कोर्ट्स के अंदर दे रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन भी उसी वकील के बराबर होना चाहिए जो डिफेंस काउंसिल है। लेकिन जो जिस तरह का जो केस है, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, आ रही है, बिल्कुल है। जिस तरह का उस पे केस है, अब एक 2 साल के बच्चे को पॉपर केस दे देते हैं, मर्डर केस उसके अंदर, तो अल्टीमेटली उसको मुलजिम को सजा होनी है। उसका केस चाहे कितना गुड केस हो, लेकिन उसको सजा होनी है। लेकिन अगर एक सीनियर काउंसलर खड़ा होता है और कितना बैड केस है उसका, तो वो भी रिलीफ हासिल कर लेता है वकील की चाबुक दस्ती से या वकील की महारत से। एक तो ये बातें मॉडल कोर्ट्स के अंदर मुझे ये एतराज है कि जो प्रॉपर एडवोकेट देते हैं तेज चलाने के लिए, कुछ लोग वकील नहीं करते, अवॉइड करते हैं लिटिगेशन से, मतलब प्रोसीडिंग से बचने के लिए, तो उनको इख्तियार होता है कि फौरी तौर पर प्रॉपर एडवोकेट अपॉइंट करें और फौरी तौर पर केस चलाएं। वो फौरी तौर पर प्रॉपर एडवोकेट अपॉइंट करते हैं, उसके हाथ में फाइल दे देते हैं और वो उसको केस को चलाने लगता है, जो बिल्कुल गलत बात है। एक सफिशिएंट टाइम देना चाहिए तैयारी के लिए। इसी तरह सिविल कोर्ट के अंदर एक आदमी है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट से वो पेश करना चाहता है, लेकिन चूंकि हम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की जो तारीफ में जितने डॉक्यूमेंट आते हैं उनको उनको हासिल करने का एक लेंदी प्रोसीजर हमारे पास है। फर्ज करें एक आदमी के लीज के कागज खो गए और वो सीटीसी निकलवाना चाहता है, तो सीटीसी भी 15-20 दिन के अंदर मिलती है। और जो हमारी मॉडल कोर्ट से उनको उनके अंदर ये है कि सिविल कोर्ट का 3 महीने के अंदर काम खत्म कर दिया जाए, 6 महीने में खत्म कर दिया जाए, तो सिविल कोर्ट नहीं। हाँ, अगर समझदार मॉडल कोर्ट्स के अंदर हम वेल एक्सपीरियंस्ड और समझदार जजेस जिनकी रेपुटेशन अच्छी हो, जिनके फैसले ऊपर जाके सेट असाइड ना होते हो। जजेस भी 2 तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जो फैसला करने में जल्दी करते हैं और अपीलियट कोर्ट में उनका फैसला सेट असाइड हो जाता है, तो उससे रिलीफ तो नहीं मिला प्लेंटिफ को या मुद्दई को या किसी भी शख्स को, नहीं हुआ। इसी तरह ये है कि उन लोगों को जिनके फैसले सेट असाइड नहीं होते, अच्छी शोहरत रखते हैं, अच्छी काबिलियत रखते हैं, उनको मॉडल कोर्ट्स में जज बनाया जाए। और जो प्रॉपर एडवोकेट हम करके देते हैं उनको, वो क्वालिफाइड वकील हो और उनको अच्छी फीस दें। ऐसा ना हो कि वो वकील जज साहब के गांव के, जज साहब का भांजा भतीजा, उनको रख देते हैं, 50,000 रुपये फीस मिलती है। एक जूनियर आदमी है, उसको 4 प्रॉपर केस आपने दे दिए 1 महीने के अंदर, उसकी तो 2 लाख रुपए की दिहाड़ी बन गई। उसको क्या जरूरत है, वो तो जाके गाड़ी में घूमेगा, मैं तो कामयाब हो गया, वो जो वो कहते हैं ना, जट कचहरी चढ़ गया। ठीक हो गया। एक तो ये। जी जी। सही। इसके अलावा और कोई बात बताइए। नहीं, मेरे ख्याल से अब मैं ये एक हमारे फाइनल पैनल मेंबर हैं, इसके बाद बाकी लोग भी कुछ क्वेश्चंस करना चाहें तो क्या आपके पास 10 मिनट बाद टाइम होगा? ये हमारे साथ एक वो 5-6 लोगों ने सवाल किए हैं, लेकिन वो जिस यहाँ के सुप्रीम सिंध जुडिशल एकेडमी के शायद शफीक साहब हैं, तो वो बस जी। फाइनल एक दफा पैनल में आप कर लें, फिर क्वेश्चंस हो। क्या, इनको तो आप ऑनलाइन ले ही लें। जी, मैं इनको वो कर लेता हूँ, शायद साहब। और इनकी बड़ी, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई सवाल हो तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी जी, मैं एक सेकंड में इनको बस शायद साहब को, शायद जी, शाहिद साहब आपका माइक और कैमरा ऑन हो गया। मैं जी अपने जो शाहिद साहब को इंट्रोड्यूस करा दूं। शाहिद साहब जो हैं वो सिंध जुडिशल एकेडमी में फैकल्टी मेंबर भी हैं, और वैसे भी इसके अलावा भी जुडिशरी में बड़ा इनका इम्पोर्टेंट रोल है। ट्रेनिंग भी देते हैं जज साहिबान को। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि शाहिद साहब ने भी हमें टाइम दिया। और इसके अलावा इनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इनको मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज में भी देखा हुआ है, जो लेजिस्लेशन हो रही होती है, ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं, तो उसमें भी शाहिद साहब से इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सिलसिले में मुलाकात हुई। जी शाहिद साहब, आपका माइक भी ऑन है, कैमरा भी ऑन। आवाज़ नहीं आ रही, आपका माइक ऑन नहीं है। आप अपना माइक ऑन कर लें कहीं।
मेरा देखें अभी माइक। जी माइक माइक ऑन हो गया, बस फोन थोड़ा सा पीछे कर लें ताकि कैमरा वो आए। ठीक हो गया। अच्छा, मैं सिर्फ ये मुझे बताएंगे कि इस वक्त ऑडियंस में हमारे साथ कौन लोग हैं, ताकि मैं उसी अंदाज से बात करूं। जी, ऑडियंस में मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं, दो वकील साहिबान हैं। एक इस्लामाबाद से हमारी पैनल मेंबर थी एडवोकेट जरीना बतूल, और जावेद अहमद छतारी साहब, आई एम श्योर आप जानते होंगे क्योंकि सिंध छोटा सा है, जुडिशल एकेडमी में तो आपका ताल्लुक रहता ही होगा। तो जावेद छतारी साहब हैं पैनल में, एक इस्लामाबाद से वकील हैं। बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पब्लिक पॉलिसी या इस तरह की मतलब अपनी एकेडमिक लाइफ में 20 से 25 साल एवरेज एज होगी, और वो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये उनकी जो क्लास है, ये लीगल सिस्टम, लीगल इश्यूज, लीगल चैलेंजेस, उसके बारे में। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने और चतारी साहब ने एक साथ वकालत शुरू की, और मैंने फिर 93 के अंदर जुडिशरी ज्वाइन कर ली। अच्छा, शायद मेरा ख्याल था कि मैं चीज़ों को दुरुस्त कर सकूंगा बहैसियत जज, और सिस्टम के अंदर जो खराबियां हैं उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर सकूंगा और लोगों की कोई सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकूंगा। एक अटेम्प्ट मेरा अपने तौर पे है, कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक जावेद साहब ने भी एक बात का जिक्र किया सिस्टम के हवाले से, यकीनन सिस्टम में कुछ कमी बेशी हैं, और इस सिस्टम को दुरुस्त करना जो है वो हमारा ही काम है। हम लोगों को चाहिए, वो हम जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, दोज हु हैव लिटिल बिट एक्सपीरियंस ऑफ कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है, और उसी को बेहतर बनाने के तजावीज़ हमारी तरफ से भी आ सकती हैं। बस हमारी तरफ से समटाइम जो तजावीज़ आती हैं वो कभी मुझे ऐसा लगता है शायद वो इतनी उम्र रसीदा हैं जितने उम्र रसीदा हम हैं। तो वो तजावीज़ अगर कोई जवान बच्चों से भी आएंगी तो वो सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। और अगर मैं बच्चों से ये कहूँ कि ऐसा ऐन मुमकिन है कि हम जो सीनियर लोग हैं, जो इस सिस्टम को काफ़ी अरसे से देख रहे हैं और उसका पार्ट बने हुए हैं, शायद उस हद तक इसको बेहतर जगह पे नहीं ला सके, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है कि हमारे बच्चे जो हैं, जो पढ़ रहे हैं और जो अब इस सोसाइटी को ज्वाइन करेंगे, उनका एटीट्यूड ज़रा हम लोगों से डिफरेंट होगा। और हम में से जो वकील बन गया उसकी ख्वाहिश है कि मैं बड़ा वकील बन जाऊं और फिर और बड़ा वकील बन जाऊं, और जो जज बन गया वो कहता है कि मैं जज बन के बड़ा जज बन जाऊं और बड़ा जज बन जाऊं। प्रोसिक्यूटर बन गया वो कहता है मैं बड़ा प्रोसिक्यूटर और फिर बहुत बड़ा प्रोसिक्यूटर बन जाऊं। तो ये जो हम लोग अपनी अपनी शख्सियत की हद तक सोच रहे हैं, शायद ये अप्रोच को हमें चेंज करने की ज़रूरत है, और हमें कहीं ये सोचना है कि हम जिन लोगों के लिए बने हैं उनको कितना मुतमईन कर रहे हैं और कितना कामयाबी से उनको सर्व कर रहे हैं। हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, बहैसियत डिस्ट्रिक्ट जज जब मैंने काम किया तो मेरे पास 30 to 40 जजेस होते थे जिन्हें मैं सुपरवाइज भी कर रहा होता था और उनको मॉनिटर भी कर रहा होता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपैरेंटली हर जज अपनी कोर्ट में बैठा काम कर रहा है। अच्छा, कुछ मुझे इश्यूज थोड़े से जो नजर आते हैं वो शायद हमारी मैनेजमेंट और मैनेजेरियल जो एक्सपर्टीज है शायद कहीं वो लैक करती हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा लिटिगेंट को इतना मुतमईन नहीं कर पाते। अब एक मिसाल ले लीजिए कि मेरी मिसाल के तौर पे शाहिद शफीक साहब की कोर्ट है, जावेद साहब को भी 8:30 का नोटिस हो गया, अहमद साहब को भी हो गया, सलीम साहब को भी हो गया, अकबर साहब को भी हो गया, सबको 8:30 का नोटिस हो जाता है। अब सारे 8:30 पे पहुंच जाते हैं, फिर एक की बारी आती है 9 बजे, दूसरे की बारी आती है 11 बजे। तो कहीं थोड़ी सी मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। और जहाँ तक ये जो हमारे पास जो लॉज हैं, वो हैं 1860 का एक लॉ है जिसे पाकिस्तान पेनल कोड कहते हैं, 1898 का एक लॉ है जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का है। तो इतने तो कहूँगा आउटडेटेड से केस लॉज हैं। और कहीं सिस्टम बेहतर उस वक्त होगा जब
लॉ में कुछ बेहतरी आए। और हम जजेस के लिए, एडवोकेट्स के लिए, प्रोसिक्यूटर्स के लिए जो लॉ बना हुआ है वो हमारे लिए पॉलिसी है, रहनुमाई का एक जरिया है। तो हमें जिस डॉक्यूमेंट से रहनुमाई मिल रही है वो इस कदर आउटडेटेड है कि उससे रहनुमाई हम उसके ऊपर अमल करके हम लिटिगेंट को सेटिस्फाई करने की पोजीशन में नहीं है। उसमें हमारे पास, जैसे कि अभी जिक्र किया कि ई कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, यकीनन ई कोर्ट से बहुत सहूलतें हो सकती हैं, मेल प्रैक्टिसेस खत्म हो सकती हैं। तो हमें हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा सा ई कोर्ट की तरफ यकीनन है। ऐसा नहीं है कि हमारा बिल्कुल हम जीरो पे हैं। अभी अभी हम एक लॉ आया था, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2013, तो उसमें मैं कुछ जज साहिबान को देख रहा था कि उन्होंने अपनी कोर्ट में बैठे हुए हैं और जो लिटिगेंट, जो खातून बच्ची थी और जो बच्चा था जिसके साथ ज्यादती हुई थी, उसको कोर्ट में नहीं बुलाया और उसको उसके घर पे बैठकर ही उससे ले लिया, उसकी एविडेंस रिकॉर्ड कर ली। तो मॉडर्न डिवाइसेस के जरिए हम एविडेंस को इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में भी कलेक्ट किया जा रहा है और कोर्ट के दरमियान, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में भी उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो थोड़ी बहुत बेहतरी यकीनन है, लेकिन ये है कि वो जो रफ्तार है उस रफ्तार को यकीनन बहुत ज्यादा बेहतर होने की जरूरत है। और मैं नए बच्चों से तो यही कहूंगा कि वो जो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम बहुत ज्यादा जो सीनियर लोग इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, उनको शायद, अगर मैं कुछ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल शायद नहीं कर पाऊं, कि हमें आइडियल ना बनाए। हम वो लोग नहीं है जो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई कर सके हैं। तो कुछ आइडियाज आप लोगों के पास हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस करवाएं, उनके ऊपर कोशिश करें कि ये सिस्टम किसी तरीके से बेहतर हो जाए। और हम तो पुराना लॉ हमें आता है, पुराने तरीके से वाकिफ हैं और पुरानी चीजों के हम आदी हैं, हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं क्योंकि वही रास्ता हमें आता है। हमारे पास नए तरीकेकार हम अडॉप्ट करने में थोड़ा सा हेजिटेंट है। तो हमें कोशिश, आप नए बच्चों को मैं कहूंगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो कुछ नए रास्ते निकालें, और जब उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो जज बन गए या प्रोसिक्यूटर बन गए या अदालत में जाके उनको केस को फाइट करने की जरूरत पेश आ रही है, तो वो हमारी जैसी अप्रोच ना रखें, बल्कि उनकी अप्रोच कुछ और हो। वो अपनी जात के फायदों के साथ साथ दूसरों की भी जात के फायदों के बारे में सोचें, और तो मेरे ख्याल में कुछ नताइज निकलेंगे। अगर तो मैं अपने ही फायदे के बारे में हर लम्हे सोचता रहूंगा बहैसियत वकील, बहैसियत जज, बहैसियत प्रोसिक्यूटर, तो फिर वो मैं तो तरक्की करूंगा, मेरा तो ग्रेड बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन हमें इस वक्त दूसरे बहुत सारे लोग हैं जिनको बेहतर करना है, जिनके लिए हम लोगों को रखा गया है, जिनकी वजह से हमारी एग्जिस्टेंस है। तो नए बच्चों से हम उम्मीद करेंगे कि वो इस तरह से करें। मैं सिर्फ नए बच्चों को ये कहूंगा कि सिंध जुडिशल एकेडमी की वेबसाइट को विजिट करें, हमारे फेसबुक पे वो है और यूट्यूब चैनल्स हैं, उस पे फेस करें। उनके लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडलाइंस मौजूद हैं। मेरी ज़ाती तौर पे कोशिश है कि मैं बच्चों के लिए कुछ इस किस्म का मटेरियल तैयार कर रहा हूँ, और हमारे डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, उनकी हमारे रहनुमाई की मदद, रहनुमाई उनकी हासिल होती है, और वो हमसे इस तरह के मटेरियल डिज़ाइन करवा रहे हैं जो नए आने वाले बच्चों को सहूलत फराहम करें। केस कैसे चलाना है, केस के स्टेजेस क्या हैं। बहुत सारी हमने बुक्स पब्लिश की हैं, हमारी सिंध जुडिशल एकेडमी की वेबसाइट पे वो सारे अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाते हैं टाइम टू टाइम, और हमारे पास वुकला की ट्रेनिंग होती है, प्रोसिक्यूटर्स की ट्रेनिंग होती है, जजेस की ट्रेनिंग होती है, और कोशिश यही की जाती है कि अच्छाइयों को जमा करें और अपने अपने सिस्टम से जो हमारे बॉटलनेक्स हैं, जो कमी बेशी है, उसको किसी तरीके से दूर करें। और हम अगर अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ मेहनत करके और लॉ को पढ़ के समझ के उस पर अगर अमल करेंगे और उसको फॉलो करेंगे और उसकी बेहतरी के लिए भी साथ साथ सोचेंगे कि इसको मजीद इस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, अपनी राय का इजहार करेंगे, तो शायद इस निज़ाम साहब में कोई तब्दीली आ जाएगी। अदरवाइज ये निज़ाम साहब, मुकद्दस निज़ाम साहब हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमें ऊपर की बजाय नीचे की तरफ धकेलेंगे। थैंक यू।
ठीक है शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे ख्याल से बड़ी करेज की ज़रूरत होती है इस तरह की बात करने के लिए जो इस तरह से आपने कही। ये मैं आपके साथ स्क्रीन पे मैं एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। ये शाहिद साहब ने पिछले साल कोविड के बावजूद तमाम कंज्यूमर कोर्ट के 29 जज साहिबान जो कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में थे, अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में थे और ट्रैवल नहीं कर सकते थे, उनके लिए एक ट्रेनिंग सेशन अरेंज किया था। और इस पिक्चर में शाहिद साहब भी बैठे हुए हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब भी बैठे हुए हैं जो कि कराची में हैं, और जजेस पूरे सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में थे। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं जिसके बारे में लोगों को इतनी आगाही नहीं है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि सब बुरा है ऐसा नहीं है। देयर इज़ होप। जैसे जावेद शतारी साहब ने बताया कि मॉडल कोर्ट का उनका एक्सपीरियंस है। तो शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके इस टाइम के, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने टाइम दिया और इतना रेयर चीज़ें बताई। तो मैं अभी ये जो जुडिशल अकेडमी है उसका मैं सिर्फ यहाँ पे लिंक खोल रहा हूँ, इसको आप लोग विजिट ज़रूर कर लें जैसे हमें शाहिद साहब ने बताया। तो ये आपको काफ़ी मटेरियल इस पे मिल जाएगा जिसका वो जिक्र कर रहे थे। ये पब्लिकेशंस का टैब है, इसमें आप जाएंगे तो इसमें आपको मुख्तलिफ पब्लिकेशंस मिल जाएंगी।